नंदू बड़ा ही भोला आदमी था। उसके माता पिता के देहांत के बाद उसके बड़े भाई मोहन ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम पर कर ली थी। नंदू बार बार अपने भाई से अपने हक की जमीन मांगा करता था, लेकिन मोहन उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे ही एक दिन नंदू की पत्नी लक्ष्मी नंदू से कहती है, देखिए, आपके भाई ने हमारे साथ जो भी किया, अगर हम बार बार उसी बात का अफसोस मनाते रहेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि आपके भाई तो हम पर तरस खाने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें खुद मेहनत करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो लक्ष्मी। कल मुझे एक जगह काम के लिए बुलाया गया है। देखता हूँ, अगर वहां मेरी बात बन गई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने बच्चों का एडमिशन शुरू हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं नैना सा भी एडमिशन करा दूँ। समय रहते अगर बच्चे का एडमिशन हो जाए तो सही रहता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। चलो, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कर दूंगा। ऐसे ही अगले दिन नंदू एक लाला के पास जाता है और कहता है, लाला जी, दरअसल मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या काम करना है। लाला नंदू की ओर ऊपर से नीचे देखता है और कहता है, वैसे तुम्हारा शरीर देखकर लगता नहीं कि तुम इस काम को करने के लायक हो। मेरा मतलब कि इस काम के लिए ताकतवर आदमी की जरूरत है, और तुम तो दिखने में इतने कमजोर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये काम कर पाओगे। लेकिन लाला जी, आप एक बार बताइए तो, काम क्या? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है, मेरी किराने की दुकान है, इसीलिए ट्रक से चावल गेहूं की बोरियां उतारना है तुम्हें और गोदाम तक ले जाना है। बताओ, ट्रक से चावल की बोरियां उतार कर गोदाम तक ले जा सकते हो? हाँ लाला जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। भले मैं शरीर से कमजोर दिखता हूँ, लेकिन बहुत ही मेहनती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिर लग जाओ। अभी से एक दिन की दिहाड़ी तुम्हारी 500 रुपए। नंदू शरीर से कमजोर था, लेकिन फिर भी घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नंदू काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो धीरे धीरे एक एक बोरिया उतार कर गोदाम में रख रहा था। तभी लाला नंदू से कहता है, अरे भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। अगर इसी तरह से काम करते रहोगे तब तो पूरे दिन में तुम एक ट्रक को खाली ही नहीं कर पाओगे। बस बस मालिक, कर रहा हूँ। अरे थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपनी। पहले ही दिन तुम्हारा ये हाल है तो आगे कैसे करोगे? मैंने कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं सारी बोरियां उतारकर गोदाम तक रख आऊंगा। बेचारा नंदू बहुत ही ज्यादा थक जाता है और बिना खाए पिए ही काम में लगा था, और अचानक से नंदू का सिर चकरा जाता है। वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। साथ में काम करने वाले लेबर उसे उठाते हैं और पानी पिलाते हैं। ये देख लाला को गुस्सा आता है और वो नंदू से कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं काम के लिए। अरे पहले खा पी कर अपना शरीर बनाओ, उसके बाद ही कहीं काम देखना। अरे तुम जैसे कमजोर इंसानों के लिए काम है ही नहीं। नहीं नहीं लाला जी, आप मुझे एक मौका दे दीजिए। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा सर घूम गया। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी बोरियां उठाकर गोदाम में रख दूंगा। अरे नहीं भाई, हाथ जुड़वा लो। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोग मुझे ही पकड़ेंगे। एक काम करो, ये तुम अपने 500 रखो, एक दिन की दिहाड़ी मैं तुम्हें देता हूँ। बाकी कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। लाला नंदू को काम से निकाल देता है। बेचारा आंखों में आंसू लिए घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि लाला जी ने आपको काम पर से निकाल दिया। वैसे भी आप बहुत कमजोर हैं, इतने मेहनत का काम करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, तुम भी याद करती हो। तुम्हें तो पता ही है, अभी हम एक एक रुपए के मोहताज हैं, और अभी हमें काम की कितनी जरूरत है। अगर कहीं से पैसे आएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या, और फिर बच्चों का एडमिशन कहाँ करवाएंगे? जो भी हो, लेकिन ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई और काम देख लेना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात नंदू की बेटी नैना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को किसी अस्पताल ले जाए। वो आधी रात को अपने बड़े भाई मोहन के पास मदद मांगने के लिए जाता है। भैया, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। आप मेरी मदद कर दीजिए भैया। अरे मेरे छोटे भाई, मदद उसकी की जाती है जो बाद में उस मदद को चुकाने के लायक हो। और वैसे भी तेरी फटीचल जैसी हालत देखकर कोई भी तुझे पैसा नहीं देगा। अभी जा यहाँ से और मेरी नींद खराब मत कर। भैया,
इस गांव में मेरा कोई अपना नहीं है सिवाय आपके। कम से कम आप तो मुझे खाली हाथ मत भेजो। देख भाई, अगर तेरी भाभी जाग गई तो सोच लेना कि क्या होगा। तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी को तेरी गंदी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं। अब जा यहाँ से। नंदू खाली हाथ अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हाँ, उसके बाद लक्ष्मी नंदू से कहती है, देखो हम पैसों का इंतजार नहीं कर सकते, वरना मेरी बेटी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप इसे अस्पताल लेकर चलो, बाकी जो होगा हम वही देख लेंगे। लक्ष्मी और नंदू दोनों नैना को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर नैना का चेकअप करने के बाद उसे दवाइयाँ दे देते हैं। देखिए, घबराइए मत, आपकी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने दवाएं लिख दी हैं, आप इसे समय समय पर दवाई देते रहना। और आपकी फीस $2 हो गई है। डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, बदले में आपको अपने सोने की झुमकी दे रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे घर में 1 रुपया नहीं है। अचानक से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमें इसे अस्पताल लेकर आना पड़ा। डॉक्टर को उन पर तरस आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं, कोई बात नहीं है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, नहीं, जब भी आपके पास पैसे हो आप दे देना। अभी आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। किसी ने सही कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। आज आपने हमारी बहुत मदद की है। ऐसे ही अगले दिन नंदू फिर से काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी नंदू को एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जो कि बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर लड़खड़ाते हुए कहीं जा रहा था। तभी नंदू उस बूढ़े आदमी को रोककर उसका सारा लकड़ी का गट्ठर ले लेता है और कहता है, चलो बाबा बताओ, आपका घर कहाँ है? मैं ये लकड़ियों का गट्ठर आपके घर तक छोड़ दूंगा। दिनेश और वो बूढ़ा व्यक्ति दोनों अपनी राह की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते बूढ़े व्यक्ति का घर आ जाता है। बूढ़े व्यक्ति के घर के सामने एक काले कीवी का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी काली कीवी लगी हुई थी। ये देखकर नंदू उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, अरे बाबा, ये काली कीवी का पेड़ आपका है क्या? ये तो बहुत अद्भुत है। आज तक मैंने कभी काली कीवी नहीं देखी है। आपको पता है, मार्केट में कीवी बड़ा ही महंगा बिकता है, और ये तो काली है, लोग इसे बहुत खरीदेंगे। हाँ, ये काली कीवी बहुत महंगी है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति नंदू को एक कीवी देते हुए कहता है, ये लो, ये एक जादुई काली कीवी है और ये जादू से तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें कभी भी इस काली कीवी की मदद चाहिए होगी, तब तुम इस काली कीवी से अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। मैं समझा नहीं बाबा, ये काली कीवी मेरी मदद कैसे कर सकती है? रुको, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। हे जादुई काली कीवी, अभी मेरे सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाने का पकवान प्रकट कर। इतना बोलते ही वो जादुई काली कीवी बहुत सारा स्वादिष्ट खाने का पकवान प्रकट कर रही थी। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति एक लाल रंग का कपड़ा उस जादुई काली कीवी पर डाल देता है, जिससे उस जादुई काली कीवी से पकवान आना बंद हो जाते हैं। देखा, जब भी तुम्हें जादुई काली कीवी की मदद चाहिए होगी, तब तुम अपने हर काम को आसानी से कर सकते हो। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अब काली कीवी की मदद नहीं चाहिए, तो तुम इस लाल कपड़े को कीवी के ऊपर रख देना। नंदू वो जादुई काली कीवी लेकर अपने घर आ जाता है और उस जादुई काली कीवी के बारे में अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसके बाद वह दोनों पति पत्नी उसी रात अपने लिए बहुत सारा खाना मांगते हैं। खाना मांगने के बाद नंदू उस लाल कपड़े को काली कीवी के ऊपर रख देता है, जिससे काली कीवी खाना देना बंद कर देती है। लक्ष्मी, आज तो हम पेट भरकर खाना खाएंगे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देखते ही देखते जादुई काली कीवी की मदद से नंदू की काया ही पलट जाती है। अब उसके पास बहुत ही सुंदर सा घर था। घर के आसपास 2-4 गाड़ियां खड़ी थी। अब नंदू के पास ना तो पैसों की कमी थी और ना ही काम की कमी थी। ये सब देखकर नंदू का भाई मनी मन अपने भाई से जल रहा था। आखिर रातों रात यह गरीब इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। मोहन के मन में अब खलबली मच जाती है। उसे हर हाल में ये जानना था कि आखिर उसका भाई रातों रात इतना अमीर कैसे बन गया। ऐसे ही एक दिन नंदू और उसकी पत्नी दोनों जादुई काली कीवी से कुछ बातचीत कर रहे थे, तो वही मोहन खिड़की से जादुई काली कीवी की सारी सच्चाई जान जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई को
इस जादुई काली कीवी ने अमीर बनाया है। अब तो कैसे भी इस जादुई काली कीवी को मुझे अपने कब्जे में लेना होगा। ऐसे ही मोहन नंदू के घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देता है और एक दिन मौका देखकर मोहन नंदू के घर में घुस जाता है और चोरी चुपके वो जादुई काली कीवी को चुरा कर अपने घर ले आता है और इस बारे में अपनी पत्नी किरण को सारी बात बताता है। जिसके बाद किरण कहती, अरे वाह, पहली बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब जल्दी से इस जादुई काली कीवी से कुछ मांगते हैं। एक काम करते हैं, हम इस काली कीवी से बहुत सारा सोना मांगते हैं। जादुई काली कीवी हमें बहुत सारा सोना दो। मोहन के इतना बोलते ही वो जादुई काली कीवी मोहन के घर में बहुत सारा सोना प्रकट कर रही थी। धीरे धीरे मोहन के घर में बहुत सारा सोना हो जाता है। धीरे धीरे मोहन का पूरा घर सोने से भर जाता है। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे जादुई काली कीवी की जादुई शक्तियों को रोके। धीरे मोहन के पूरे घर में सोना ही सोना हो जाता है और उस सोने में दबकर दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक ही होती है। ढोलकपुर नाम के गांव में अमित अपनी माँ, छोटी बहन मिताली और पत्नी सवी के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत होने से पहले वह उसकी छोटी बहन की शादी की सभी जिम्मेदारियां उस पर सौंप गए थे। अमित एक किसान था, इसलिए अपनी बहन की शादी के पैसे जोड़ने के लिए वह बहुत मेहनत करता था। इस बार खेत में अच्छी खासी भिंडी की फसल उग जाएगी तो बाजार में उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। इस बार मैं मिताली की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जोड़ लूंगा और अगले साल तक उसकी शादी करवा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो पिछले साल आपने खेत के लिए सेठ जी से ब्याज पर पैसे उठाए थे, वो उन्हें वापस किए या नहीं? उनके ज्यादातर पैसे तो मैंने वापस कर दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत बचे हुए पैसे मैं इस महीने लौटा दूंगा। उसके बाद जो भी पैसे बचेंगे उनको बैंक में मिताली की शादी के लिए जमा करवा दूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों खेत में चलकर सारी भिंडियां तोड़ लेते हैं, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। दोनों पति पत्नी भिंडी की फसल तोड़ने के लिए खेत में जाते हैं। सारी फसल तोड़कर अमित उन्हें लेकर बाजार में जाता है तो इतनी हरी हरी और ताजी भिंडी देखकर सभी ग्राहक खींचे चले आते हैं। भाई ये भिंडियां तो बिल्कुल ताजी और हरी भरी है। मैंने आज तक यहाँ पर इस बाजार में इतनी ताजी भिंडियां नहीं देखी। आपने इन भिंडियों को गांव से मंगाया क्या? अरे नहीं, इन्हें तो मैंने अपने खेत में उगाया है। मैं अपनी फसल को उगाने के लिए अच्छी खाद का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए फसल भी बहुत अच्छी उगती है। हाँ, यह जरूर है कि अच्छी खाद खरीदने के लिए पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ते हैं। ऐसे ही हरी भरी ताजी भिंडी को देखकर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, मेरी आज की कमाई तो बहुत ही अच्छी हुई है। अगर एक हफ्ते तक ऐसी ही कमाई होती रही तो मैं सेठ जी के बाकी के पैसे भी इसी हफ्ते चुका दूंगा। अगले एक हफ्ते में अमित की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। धीरे धीरे करके वह अपनी इस बार की भिंडी की सारी फसल को बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। इस बार तो बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। ये सेठ जी के पैसे उन्हें दे आता हूँ, बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करवा दूंगा। अमित सेठ जी के पैसे लेकर उनके पास जाता है तो सेठ जी उनको देखकर कहते हैं, अरे भाई अमित, यह तो ठीक है, लेकिन तू मेरे बाकी के पैसे कब देगा रे? बाकी के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। इसमें भला ना समझने वाली कौन सी बात है रे? तूने मुझसे 1 साल पहले ब्याज पर पैसे लिए थे। मैंने तुझे वह चुकाने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन तूने उस समय को खींचकर 1 साल कर दिया। अब जो तूने मुझे 6 महीने देरी से पैसे दिए हैं, उनका ब्याज तो मैं तुझसे लूंगा ही ना। सेठ जी ऐसा मत कीजिए। आपको तो पता है कि मेरी माँ बीमार हो गई थी, इसलिए पैसे देने में इतना समय लग गया। अगर उस समय माँ बीमार ना हुई होती तो मैं तभी आपके पैसे चुका देता। देख अमित, तेरे घर में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझा? मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर मैं ऐसी ही कहानियां सुनकर हर किसी पर तरस खाने लगा तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तेरा 6 महीने का ब्याज लगाकर अभी भी पूरे 50,000 रुपए बाकी है, समझा? अगर तूने कल तक वह पैसे नहीं चुकाए तो कल से तेरा खेत मेरा हो जाएगा। अब जा यहाँ से और कल तक मुझे मेरे पूरे पैसे चुका दे। अमित सेठ जी के सामने खूब मिन्नतें करता है, लेकिन सेठ जी उसकी कोई भी बात नहीं सुनते। वह निराश परेशान होकर अपने घर आता है
और अपने खेत को बचाने के लिए वह इस बार कमाए हुए अपने सभी पैसे सेठ जी को ब्याज के तौर पर दे देता है। मेरी इस बार की सारी मेहनत सेठ जी के पैसे चुकाने में ही चली गई। मुझे नहीं पता था कि सेठ जी मुझसे 6 महीने देरी से पैसे चुकाने पर इतना ब्याज लेंगे। अब जो हो गया सो हो गया। कम से कम हमारे पास इतने पैसे तो बचे हैं जिससे हम दोबारा से भिंडी की फसल उगा सके। इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे आप उन्हें बचाकर रखना, और बस एक बात याद रखना कि चाहे कुछ भी हो दोबारा कभी कर्जा नहीं लेंगे। एक कर्जा चुकाने के लिए देखा ना हमारा कितना नुकसान हो गया। अब फिर से मुझे मिताली की शादी के लिए 1 साल और रुकना पड़ेगा। पता नहीं मेरी बहन के साथ ये क्या हो रहा है। भैया आप मेरी शादी के लिए इतनी चिंता मत करो। आप हमेशा मेरी शादी की टेंशन लेते रहते हो। ऐसा ही रहा तो आप बीमार हो जाओगे। और सच बताऊं तो मैं शादी करना भी नहीं चाहती। मैं तो बस आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना मिताली। हर लड़की को एक ना एक दिन अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अमित फिर से अपने खेत में भिंडी की फसल उगाता है। इस बार भी पिछली बार की तरह उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल उगती है। भगवान की दया से इस बार भी मेरे खेत में बहुत ही अच्छी भिंडी की फसल उगी है। अगले हफ्ते तक सारी भिंडी अच्छी तरह से पक जाएगी। उसके बाद मैं इन्हें तोड़कर अच्छे दाम पर बेचूंगा। इस साल तो मैं पक्का मिताली की शादी करवा ही दूंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीतता है। तभी भिंडी की फसल तोड़ने से एक रात पहले ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से अमित की इतने दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। अगले दिन जब अमित उठकर अपने खेत को देखता है तो अपने खेत की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगता है। हे भगवान, ये तूने मुझ गरीब पर कैसा अत्याचार किया है। पिछली बार पैसे कमाए तो सारे सेठ जी ने ले लिए। इस बार पैसे कमाने वाला था तो तूने बरस कर मेरी सारी फसल खराब कर दी। मिताली की शादी करना तो दूर, अब तो घर में खाने के भी लाले हैं। मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूं और कहां से अगली फसल उगाने के लिए पैसे लाऊंगा। अमित जी, अब परेशान होने से भला क्या फायदा। जो होना था वह तो हो गया। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। अब तो हमें 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सेठ जी से कर्जा लेना होगा, वरना हम सब भूख से ही मर जाएंगे। बारिश की वजह से हुए नुकसान की वजह से अमित सेठ जी से कर्जा मांगने जाता है। सेठ फिर से उसे ब्याज पर पैसे दे देते हैं, लेकिन इस बार वह उसका खेत अपने पास गिरवी रख लेते हैं। अगर इस बार 3 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा पूरा ब्याज नहीं चुकाया तो मैं तेरे खेत को जब्त कर लूंगा, समझ ले। ठीक है सेठ जी। अमित उन पैसों से अपने घर में राशन लाता है और अपने खेत में फिर से भिंडी की फसल उगाता है। लेकिन अगली बार भी बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती है, जिस वजह से वह सेठ जी के पैसे नहीं चुका पाता और समय पर अपने पैसे ना मिलने की वजह से सेठ जी उसके खेत को जब्त कर लेते हैं। अमित के हाथों से अब उसकी कमाई का एकमात्र साधन उसका खेत भी छिन जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने पुराने खेत के पास बैठकर रोने लगता है। ये खेत ही बचा था मेरे पास, वह भी मेरे हाथों से चला गया। पिताजी ने वचन लिया था मुझसे कि मैं धूमधाम से मिताली की शादी करूं। मिताली की उम्र भी शादी की हो गई है। अब तक तो मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी के हालात देखकर तो लग रहा है कि मैं उसकी शादी करवानी तो दूर, अपने परिवार का पेट भी भर पाऊं वह भी बहुत बड़ी बात है। यह सब बातें कहते हुए अमित जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम रो मत अमित। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ समय में तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन तुम इस तरह हार मत मानो। ये किसकी आवाज है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इधर देखो, मैं हूँ जादुई भिंडी। लगता है तुम मुझे भूल गए। उस जादुई भिंडी को देखकर अमित को अपने बचपन की बात याद आती है। एक बार जब वह अपने पिता के साथ अपने भिंडी के खेत में आया था तो उसे यह जादुई भिंडी घायल हालत में मिली थी। तब उसने इस जादुई भिंडी की बहुत मदद की थी। याद आया जब तुमने मेरी मुसीबत के समय मदद की थी, और उस समय मैंने तुमसे एक वादा किया था कि जब भी तुम बहुत मुसीबत में होगे तब मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। आज तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें आज तक अपना किया हुआ वादा याद है? हाँ, मैं अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलती।
सेठ जी ने तुमसे तुम्हारा खेत ले लिया है ना, मैं तुम्हारे लिए एक नया खेत बना दूंगी। तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। अमित जादुई भिंडी को अपने घर लेकर आता है तो जादुई भिंडी उसके घर के सामने एक बहुत ही बड़ा भिंडी का खेत बना देती है। इस भिंडी के खेत को मैंने अपने जादू से बनाया है, इसलिए इस खेत में उगी हुई भिंडी कभी खत्म नहीं होगी। तुम चाहे हर रोज इस खेत में उगी सारी भिंड को तोड़ लेना। अगले दिन यह खेत फिर से वैसे ही लहलहाने लगेगा। इस खेत से तुम जितना चाहे उतना पैसा कमा पाओगे। जादुई भिंडी के द्वारा की गई इस मदद से अमित बहुत भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। अगर आज तुम मेरी मदद करने नहीं आती तो ना जाने मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। यह सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, वह मैंने कर दी। अब तुम अपने परिवार का ध्यान रखना और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार मुझे याद कर लेना। मैं आ जाऊंगी, इस समय मुझे जाना होगा। इतना कहकर जादुई भिंडी वहां से गायब हो जाती है। अमित खेत में उगी उन सभी भिंडियों को तोड़कर उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता है। अब वह हर दिन जादुई भिंडी के जादुई खेत में उगी भिंडियों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। गंगापुर नाम के एक गांव में चंदन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उसकी 5 साल की एक बेटी चुटकी भी थी। चंदन का गांव में अपना एक पपीते के पेड़ों का बाग था। वह अपने बाग में उगे पपीतों को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता था। इस बार भी हमारे बाग में बड़े अच्छे पपीते हुए हैं। हर एक पेड़ पर ढेर सारे पपीते लगे हुए हैं। कल मैं जाकर उन सभी पपीतों को पेड़ से तोड़ लूंगा, वरना अगर ज्यादा दिन उन्हें पेड़ पर छोड़ दिया तो खराब होने लगेंगे। चंदन की यह बातें उसका एक पड़ोसी गौतम उसकी खिड़की के पीछे से छिपकर सुन रहा था। पपीते तो तुम्हारे वैसे भी खराब ही होंगे, क्योंकि आज मैं उनमें हानिकारक दवाई मिला दूंगा। तुम्हारे बाग में जितने भी पपीते के पेड़ हैं, उन पर लगे हुए हर एक पपीते को मैं खराब कर दूंगा। तुम्हारे बाग के पपीते सभी को बड़े पसंद आते हैं ना। इस बार देखना, इस बार कोई भी तुमसे पपीता नहीं खरीदेगा। इस बार बाजार में सिर्फ मैं पपीते बेचकर मुनाफा कमाऊंगा। गौतम चंदन से बहुत जलता था। वह चाहता था कि बाजार में सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के पपीते खरीदे, लेकिन उसके पपीतों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। वह गांव की सस्ती मंडी से सस्ते पपीते लेकर बाजार में उन्हें महंगे दामों में बेचता था, जिस वजह से लोग उससे पपीता खरीदना पसंद नहीं करते थे। लेकिन वह तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंदन को मानता था। वह खुद तो मेहनत करता नहीं था, लेकिन मेहनती चंदन की तरक्की देखकर उसे जलन बहुत होती थी। चंदन के बाग के पपीते खराब करने के लिए वह देर रात को चंदन के बाग में पहुंचा। अब आएगा मजा जब मैं इन पेड़ों में दवाई डालूंगा। कल तक इसके बाकी सारे पपीते खराब हो जाएंगे। जब वो इन पपीतों का ऐसा हाल देखेगा तो उसका चेहरा देखने में बड़ा मजा आएगा। अपनी जलन की वजह से गौतम सभी पपीतों के पेड़ों के नीचे एक दवाई डाल देता है, जिससे रातों रात चंदन के बाग के सभी पपीते बिल्कुल खराब हो जाते हैं। चंदन सुबह पपीतों को तोड़ने के लिए अपने बाग में आता है तो पपीतों की ऐसी हालत देखकर उसके होश उठ जाते हैं। हे भगवान, कल तक तो मेरे बाग के सारे पपीते बिल्कुल ठीक थे। एक रात में अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे पपीते सड़ गए। इस बार तो मैंने ज्यादा पपीते उगाने के लिए जमींदार साहब से पैसे भी उधार लिए थे। अब मैं उनके पैसे कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? गौतम चंदन के बाग के बाहर छिपकर उसे इस तरह परेशान होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी वह चंदन को झूठी सांत्वना देने उसके पास गया। अरे क्या हो गया चंदन भैया, तुम्हारे बाग की पपीते खराब हो गए। अभी जब मैं 1-2 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने देखा था तुम्हारे बाग के पपीते बड़े ही सुंदर सुंदर हो गए थे।
तो फिर ये अचानक ये क्या हो गया? पता नहीं गौतम भाई, मेरे पपीते के बाग को किसकी नजर लग गई। आज तो मैं इन पपीतों को पेड़ से तोड़ने वाला था, ना जाने रातों रात ऐसा क्या हो गया। चंदन भैया, सच कहूं तो मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे बाग में जानबूझकर कुछ किया है, वरना रातों रात पपीते का पूरा बाग ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जरूर कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है, इसीलिए उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारे बाग में इतने सुंदर पपीते उगे हैं। मुझे तो तुम्हारे बाग की ऐसी हालत देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगली बार अपने बाग का ध्यान रखना, सावधानी बहुत जरूरी है। ये सब बोलकर गौतम वहाँ से चला जाता है। लेकिन गौतम के जाने के बाद चंदन अपने बाग को देखकर बहुत रोता है। उसकी आंखों से जैसे ही आंसू जमीन पर गिरते हैं, वैसे ही वहां पर एक पौधा उगने लगता है और देखते ही देखते वह पौधा चंदन की आंखों के सामने पपीते के एक विशाल पेड़ का रूप ले लेता है। अचानक इतने बड़े पपीते के पेड़ को अपने सामने देखकर चंदन हैरान रह जाता है। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अचानक मेरे सामने इतना बड़ा पपीते का पेड़ कहाँ से आ गया? और इस पर लगे पपीते तो कुछ अलग हैं, इनका रंग सुनहरा है। अब तो मुझे लगता है कि मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे चंदन, मैं सचमुच जादुई पपीते का पेड़ हूं। मैं जादुई हूं, इसी कारण मेरे पेड़ के पपीते भी सुनहरे रंग के हैं। तुम अपने बाग का हमेशा बहुत ध्यान रखते हो। तुम्हारे बाग में लगे पपीते तुम्हें बहुत प्यारे हैं, उनके प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उस वजह से तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तुम्हारी आंसुओं से ही मैं यहां पर आया हूं। तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम तो एक पेड़ हो, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? अब तो मुझे बस इंतजार करना होगा जब तक मेरे बाग में दोबारा सभी पेड़ों पर पपीते नहीं लग जाते। नहीं चंदन, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं जादुई हूं और मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुम्हारे इन सभी पपीते के पेड़ों को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इन पर फिर से ताजा ताजा पपीते आ जाएंगे, जिन्हें तुम आराम से बाजार में बेच सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हारा जो पड़ोसी गौतम अभी तुम्हें सांत्वना देकर गया था, असल में उसी ने तुम्हारे बाग का ऐसा हाल किया है। वह तुम्हारी तरक्की देखकर खुश नहीं है, इसीलिए उसने अपनी जलन के कारण तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाग की रक्षा करूंगा। मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बस मेरे बाग के सारे पपीतों को ठीक कर दो, वरना मैं जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाऊंगा। चिंता मत करो चंदन, मैं अभी सब ठीक कर देता हूं। जादुई पपीते का पेड़ अपने आंखों को बंद करता है। तभी चंदन के बाग के सारे खराब हुए पपीते फिर से ठीक हो जाते हैं, बल्कि अब तो वहां पर पहले से भी ज्यादा अच्छे पपीते उग जाते हैं। अपने बाग को फिर से ठीक हुआ देखकर चंदन भी बहुत खुश होता है। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आए हो। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पास कैसे आ गए, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को हल कर दिया। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं चंदन, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस तुमसे एक ही बात कहूंगा। आज के जमाने में लोगों के अंदर से अच्छाई खत्म होती जा रही है। वे दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद नहीं करते। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूं कि तुम जब भी किसी जरूरतमंद को परेशान देखो तो उसकी मदद करो। तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी नेक नियति से जिसकी भी मदद करोगे, भगवान हमेशा तुम्हें उसका कई गुना देगा। मैं जानता हूं, जादुई पपीते के पेड़, लेकिन मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं करता कि मुझे इसके बदले में भगवान से कुछ अपेक्षा है। मैं तो सिर्फ इसलिए उनकी मदद करता हूं क्योंकि मुझे किसी को परेशानी में देखकर बहुत बुरा लगता है। बस मैं हमेशा इस काबिल रहूं कि हर जरूरतमंद की मदद कर सकूं। मेरे हालात कभी ऐसे ना हो कि मुझे कभी किसी की मदद करने के लिए उसे मना करना पड़े। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने को मजबूर हो गया। हमेशा ऐसे ही रहना। दोनों के बीच में बात होने के बाद चंदन खेत से सारे पपीते तोड़कर
गोदाम में रख देता है। लेकिन चंदन जैसे ही पेड़ों से सारे पपीते तोड़ता है, वैसे ही पेड़ों पर उतने ही पपीते फिर से उग जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है, मैंने तो अभी सारे पपीते पेड़ से तोड़ लिए थे, फिर कैसे आ गए भला? आज से तुम्हारा बाग कभी पपीता से खाली नहीं रहेगा। तुम जैसे ही पेड़ से एक पपीता तोड़ोगे, दूसरा पपीता पेड़ पर अपने आप उग जाएगा। तुम बस समय समय पर अपने बाग में पानी देते रहना और बाग की सफाई रखना। बाकी तुम्हारा बाग हमेशा पपीतों से हरा भरा रहेगा। जादुई पपीते के पेड़ की यह बात सुनकर चंदन बहुत खुश होता है। उसी रात को गौतम वहां से गुजर रहा था। तभी उसका ध्यान चंदन के पपीते की बाग की तरफ पड़ता है। चंदन के बाग में इतने सारे हरे पपीते देखकर गौतम बिल्कुल हैरान रह जाता है। यह किस तरह से संभव है? सुबह जब मैंने चंदन के बाग को देखा था तो उसके बाग के सारे पपीते खराब हो चुके थे। फिर यह दोबारा से इतने अच्छे पपीते कैसे आ गए? जो भी हो, मैं फिर से इन पपीतों को खराब करूंगा। मैं इसके बाग को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। यह सोचकर गौतम फिर से पपीते के पेड़ों में वह दवाई डालने लगता है। तभी जादुई पपीते का पेड़ अपनी जादुई छड़ी से गौतम को एक फटकार लगाता है। मैंने तो सोचा था कि एक बार ऐसी घटिया हरकत करने के बाद तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन मेरा सोचना गलत था। चंदन के बाग को फिर से हरा भरा देखकर तुम फिर से इस बाग को खराब करने आ गए हो। मुझे किसी को सजा देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम जैसे लोग बिना सजा के नहीं मानते। जब तक तुम लोगों को अच्छी खासी खुराक ना मिल जाए, तुम लोग नहीं सुधरोगे। मुझे तो लगता है कि आज मंजू ने मेरे खाने में कोई नशे की दवा मिला दी थी। इसीलिए पहले तो मुझे इस बाग में पपीतों की हरी भरी फसल दिखाई दी। उसके बाद मुझे यह पपीते का पेड़ बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह पपीते मुझे सच में दिखाई दे रहे हैं, या फिर मेरा भ्रम ही क्यों ना हो, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं कभी अपनी कल्पना में भी चंदन को खुश नहीं देख सकता। लगता है अब तो मुझे तुम्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद तुम कभी किसी के साथ गलत करने की हिम्मत नहीं करोगे। इतना बोलकर जादुई पपीते का पेड़ जादुई डंडे को इशारा करता है तो वह गौतम की बहुत बुरी तरह पिटाई करना शुरू कर देता है। गौतम उससे डरकर वहां से इतनी फुर्ती से भागता है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उस दिन के बाद वो फिर कभी चंदन के पपीते के बाग की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता और चंदन के साथ कुछ बुरा करना तो दूर बुरा सोचने से भी तौबा कर लेता है।